फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जाएंगे आप लोगों के लिए एनटीए पेपर नंबर 96। दोस्तों, आपको पता ही है हमारे रूल्स। सॉल्व करने के लिए आपको मैं क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल टाइम दूंगा और आपको करना है सॉल्व तेजी के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। A proton of mass m charge E is moving in a circular orbit in a magnetic field with energy 1 mega electron volt. What should be the energy of alpha particle of mass 4m and charge plus 2 so that it can revolve in the path of same radius? आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है रेडियस इक्वल्स टू एमवी अपॉन क्यूबी होता है, और अगर इसको एनर्जी के टर्म्स में लिखूं तो अंडर रूट 2mk बाई क्यूबी होता है। अगर मुझे रेडियस सेम चाहिए, इसका मतलब क्या ये वाली पूरी क्वांटिटी सेम होना चाहिए? इसका मतलब अंडर रूट 2m इंटू के डिवाइडेड बाई क्यूबी किसके लिए? प्रोटॉन के लिए, शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk बाई क्यूबी किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए। राइट, आपको पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल होता है और मास 4 गुना होता है। राइट, अब देखो ये क्यूबी से क्यूबी कैंसिल, हियर इट इज 4 के बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 से ये 4 कैंसिल, 2m से 2m कैंसिल, एवरीथिंग बट कैंसिल। इट मींस दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय 100 वाट सोडियम लैंप इन 1 सेकेंड विल बी। चलिए दोस्तों, आसान प्रॉब्लम, 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है पावर क्या होता है, बेसिकली एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी क्या होता है? hc बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं मान लूं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? n इंटू hc बाय लैम्डा इंटू टाइम। ये n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड, यही तो मुझसे पूछा है। खत्म, ये हो जाएगा पावर इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय hc विल गिव मी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड। राइट, पावर डाल दीजिए बच्चों 100, लैम्डा डाल दीजिए, लैम्डा की वैल्यू भी गिवन होगी 5.89 इंटू 10 टू द पावर -9। h की और c की वैल्यू डाल दो बच्चों, आसान है, कैलकुलेशन है पूरे पूरे, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द ब्लॉक ऑफ मास 3m is attached to the pulley system as shown in the figure. At t equal to 0, the particle capital M falling vertically strikes the block 3m with velocity 8 and sticks to it. The speed of the combined mass just
आफ्टर द कोलिजन विल बी। बढ़िया प्रॉब्लम, मस्त प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। 45 सेकेंड्स का समय शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। बच्चों आपको एक प्रॉब्लम याद होगा, मैंने कराया अपने यूट्यूब चैनल में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का। आपको पता है कि मान लो कोई बुलेट आके हिट कर रही है इसके ऊपर, राइट? तो एकदम से टेंशन जनरेट हो जाएगा। यहां पर टेंशन कैसा फोर्स है बच्चों? इंपल्सिव फोर्स है। टेंशन कैसा है? इंपल्सिव, झटके वाला फोर्स है, ठीक है? तो हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए हम मान सकते हैं इसको पूरा सिस्टम मान लो। सिस्टम मान के मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के आंसर आ जाता है सेम, ठीक है? प्रैक्टिकली मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकता क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। जैसे ही मैं इंपल्स लूंगा तो यहाँ पे फोर्स जनरेट हो जाएगा, टेंशन का तगड़ा पल। लेकिन शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं तो ऐसे केसेस में, झटके वाले केसेस में मोमेंटम कंजर्वेशन से काम चल जाता है बच्चों, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक। लेकिन एक्चुअली जो प्रैक्टिकल फील है उसमें ऐसा नहीं कर सकते आप। तो बेसिकली ध्यान रखना, इसका मतलब यहां पर 3m मास था, यहां पर m मास था। इसका मोमेंटम कितना था? स्पीड थी 8, ठीक है? तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा m इंटू 8। जो फाइनल मोमेंटम होगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम क्या है? कंबाइंड, दोनों चिपक गए, मतलब 3m प्लस m, 4m इंटू अननोन वेलोसिटी v मान लो। तो मेरा आंसर आ गया 8m इक्वल्स टू 4mv। m ने m को मार दिया, आंसर इज 2। द कंबाइंड स्पीड शुड बी 2 मीटर पर सेकेंड। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। A charged particle is moving in a circle of radius r with uniform speed v. The associated magnetic moment is given by। आसान प्रॉब्लम, बहुत आसान। आपको मिलता है पूरे पूरे 45 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमेशा याद रखना, जब भी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे तो एक रिलेशन हमेशा याद रखना, m बाय एल वाला। मैग्नेटिक मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम स्पेसिफिक चार्ज रेशियो बाय 2 होता है, राइट? तो ये जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट क्या लिख दूं? E बाई 2m, Q बाई 2m इंटू एल। और अगर वो घूम रहा है सर्कल में तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? mvr। खत्म। तो जाएगा Q इंटू mvr divided by 2m. My answer is A option. Next, two particles A and B are moving on two concentric circles of radius r1 r2 with equal angular velocity omega at t equal to 0. The positions and direction are shown in the figure. The relative velocity at time t equals to 2 pi by 2 omega will be। देखो बच्चों,
हमें गिवन है दो सर्कल, एक यहां और एक इसके अंदर, ठीक। इस पार्टिकल की स्पीड कितनी, इस पार्टिकल की स्पीड ऊपर है va, इस पार्टिकल की स्पीड नीचे है vb। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, हमें गिवन है, क्या गिवन है, ये r1 है और ये r2 है, ये r2 है, करेक्ट। चलिए टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है हमें π/2 ओमेगा, इसका मतलब क्या, t/4। अरे टोटल टाइम क्या होगा, 2π/ओमेगा, राइट, ये है t/4, ठीक, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको पता है कि ये t/4 टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां होगा, इधर va स्पीड से, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा क्रॉस आर, याद है बच्चों, आर ओमेगा नहीं होता, ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो देखो ओमेगा इंटू r1, और ये स्पीड कितनी हो जाएगी, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के ये हो जाएगी ओमेगा r2। क्लियर बात है? अब देखो वेलोसिटी वेक्टर होती है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, गलती मत कर देना। तो अगर मैं वेलोसिटी v a है b है eb, अगर vb लिखूं तो क्या माइनस ओमेगा r2 आएगा, और अगर v a लिखो वेक्टर फॉर्मेट में तो क्या माइनस ओमेगा r1 आएगा। खेल खत्म, खेला खत्म, खेला खत्म। वेक्टर फॉर्मेट में लिख लिया तो जिंदगी में कभी भी गलती नहीं होगी। ये पूछ रहे va माइनस vb, बच्चों va माइनस vb वेक्टर फॉर्मेट में क्या होगा, ध्यान से देखो, va कितना माइनस ओमेगा r1 माइनस ओमेगा r2 विद माइनस साइन ऑलरेडी, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, ठीक बात। चलो तो हो जाएगा ओमेगा r2 माइनस r1 अलोंग कौन सी डायरेक्शन, आपको पता पड़ेगा, ओमेगा r2 माइनस r1 अलोंग आई कैप, ये पॉजिटिव आ गया ना, राइट, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। A wire is wound on a long rod of material of relative permeability 4000 to make a solenoid. If the current through the wire is 5 ampere and the number of turns per unit length is 1000, then the magnetic field inside the solenoid will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड में, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इनटू एन डैश इनटू आई, वेयर एन डैश इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बट यहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी भी गिवन है, तो म्यू नॉट इनटू म्यू आर लेंगे, है ना। जब भी रिलेटिव गिवन होता था ऐसे लेते, बस खत्म। अब म्यू नॉट की वैल्यू पुट करता हूं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू म्यू आर की वैल्यू कितनी 4000 इंटू एन डैश की वैल्यू कितनी 1000 इंटू करंट आई। बस आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 25.12 टेस्ला। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर of a potentiometer wire respectively with and without being short circuited through a resistance of 10 ohm. Its internal resistance will be। आपको मिलता है बच्चों 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए।
तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें बोला है कि जब शॉर्ट सर्किट किया है, शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट विद रेजिस्टेंस, मतलब बच्चों पैरेलल में डालना, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने पैरेलल में रेजिस्टेंस डाल दिया है तो लेंथ मेरी 110 है, और जब मैंने नॉर्मल रखा है तो मेरी लेंथ कितनी, बैलेंसिंग लेंथ 100 है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि बेसिकली ध्यान से देखना, यहां जो करंट तो इधर से कोई फ्लो होगी, क्यों, बैलेंसिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये जो लेंथ है क्या प्रोपोर्शनल टू L1 होगी, राइट। अच्छा, अब आपको पता है इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी ऐसे 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 कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगी, ठीक। तो यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस है और वही इसके अक्रॉस होगा। इसका मतलब जो नेट ईएमएफ आएगा यहाँ पे, राइट, जो नेट ईएमएफ आएगा वो प्रोपोर्शनल होगा L2 के, ठीक बात। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूं E डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू L1 बाय L2, राइट। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखना, R अपॉन R प्लस R। ये चीज समझ में कैसे लिखा मैंने, यहां पे जो बेसिकली करंट होगा, करंट क्या होगा, E अपॉन R प्लस R, E अपॉन R प्लस R, करेक्ट। और यहां पर जो करंट होगा इधर, इस केस में नॉर्मली 0 होगा। तो बेसिकली रेजिस्टेंस के रेशियो पे ही लेंथ का रेशियो भी डिफाइन होता है, ठीक बात है। तो आपको पता पड़ गया कि यहां से ध्यान से देखो, ये जगह 100 डिवाइडेड बाय 110 इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय R प्लस R। अब स्मॉल r की वैल्यू रख दो बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की वैल्यू है 110, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां से आपको स्मॉल r इजीली निकल जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी परसेंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इज कंज्यूम्ड टू फुली चार्ज अ कैपेसिटर व्हिच इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। तीसरा सवाल आपको देता हूं मैं, 15 सेकेंड का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है वर्क डन बाय बैटरी होती है Q इंटू वी, और एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी होती है QV बाई 2 या हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C, एक ही बात है। सो आपको दिख रहा होगा कि एनर्जी जो स्टोर हुई है वो इसका जस्ट हाफ हुई है, मतलब 50% एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the total flux in a SI unit through a closed surface constructed around a positive charge of 0.5 coulomb placed in a dielectric medium of dielectric constant 10 mV। आपको मिलता है दोस्तों 30 सेकेंड्स का समय। आसान प्रॉब्लम, बिल्कुल टफ नहीं, तेजी के साथ सॉल्व करना। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है, चार्ज हमें गिवन है 0.5 कूलम, लेकिन यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दे रखा है, तो यहां लिख दीजिए K। तो K कितना है 10 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस, करेक्ट। अब आपको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, क्लियर है बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10। Each capacitor shown in the figure is 2 microfarad. Then the equivalent capacitance between point A and B will be। दोस्तों तीसरा सवाल है, शुरू हो जाओ तेजी से के साथ। आपको देता हूं 20 सेकेंड्स का टाइम, फास्ट। नाउ हर बच्चे को पता है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों, तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसका जो इफेक्टिव सी का इफेक्टिव सी ही आता है।
अब इसको हटा देते हैं बीच वाले को, तो इन पांचों का इफेक्टिव कितना आता है? सी ही आता है। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, फाई इक्वल्स टू एम इंटू आई होता है, राइट। मतलब करंट एक में फ्लो होती है और फ्लक्स किस में निकालते हैं? दूसरे में, राइट। तो यहां पर मैं निकालता हूं फ्लक्स थ्रू द टू इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट इन द वन। सिमिलरली फ्लक्स इन वन इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट इनटू, उल्टा उल्टा, इधर का उधर उधर का इधर, सिंपल। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्यों? क्योंकि मेरे को वैल्यू गिवन है डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू एम इंटू के डी आई बाई डी टी। बोलो 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 बोलो। अब ध्यान से देखना बच्चों, इन दोनों को इक्वेशन में उठा के अगर डिवाइड करोगे तो फ्लक्स इनटू डिवाइडेड बाय क्या डी फाई बाई डी टी, नेगेटिव साइन के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको डी फाई बाई डी टी को क्या ईएमएफ लिखते हैं? हाँ 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 हाँ, तो जाएगा डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू आई वन डिवाइडेड बाय डी बाई डी टी ऑफ आई टू। बस सारी वैल्यूज गिवन है, पुट कर दो। क्या क्या वैल्यूज गिवन है बच्चों? ध्यान से देखो, हमें गिवन है 15, क्या करंट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15, ये वैल्यू 15 है, राइट। ये वैल्यू ईएमएफ के बराबर है, ईएमएफ कितना गिवन है? 25 मिली। और करंट कितनी गिवन है? करंट है 3.6 एम्पियर। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आप इजीली फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। आपका आंसर हो जाएगा 6 मिली वेबर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। 100 वॉट 200 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड रेटिंग है बल्ब की, is connected to a 160 volt power supply. The power consumption will be. आसान प्रॉब्लम आपको देता हूं, 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए। बच्चों याद रखना, पावर का फॉर्मूला हमेशा V स्क्वायर बाय R होता है। क्यों? क्योंकि बल्ब के लिए रेजिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। बल्ब के लिए रेजिस्टेंस फिक्स। अब उनने क्या किया, 160 का वोल्टेज लगा दिया डिवाइडेड बाय R। हमें R निकालना है। R कैसे निकालेंगे? रेटेड वोल्टेज से और रेटेड पावर से। हमें पता है पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R होता है, तो पावर गिवन है 100, R पता नहीं है, इंटू आर इक्वल्स टू वी कितना? 220 से 200 का स्क्वायर। यहां से आर निकल जाएगा, आर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन 64। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। At a distance 320 kilometer above the surface of the earth, the value of acceleration due to gravity will be lower than its value at the surface of the earth by nearly. कितने परसेंटेज का नुकसान हो जाएगा, आपको निकालना है। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। आपको देता हूं 45 सेकंड्स का समय।
चलिए दोस्तों, आपको पता है कि 1% चेंज इन जी क्या 32 किलोमीटर के आसपास की होती है? 2% 64, 10% 320, खत्म, मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द रोटेशन पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट close to the surface of the earth is 83 minutes, then that of the satellite in an orbit at a distance of 3 times from the earth radius from its surface will be। दोस्तों आपको देता हूं मैं 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 40, आपको पता है केपलर्स लॉ T1 बाई T2 क्या R1 बाय R2 टू द पावर 3/2 होता है? करेक्ट है, लेकिन ध्यान रखना डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं बच्चों, सरफेस से नहीं। अगर सरफेस से 3 आ रहे तो सेंटर से हो जाएगी 4R। बस यही ट्रैप था इसमें, जिसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं। मेरा आंसर हो जाएगा 1/8, मतलब जो T न्यू आएगा वो 8 गुना आएगा T ओल्ड के। द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। Question number 15. Hot water cools from 60 degree to 50 degree in first 10 minutes and to 42 degree in next 10 minutes. The temperature of the surrounding will be। आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलती है dt बाई dt, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ये है चेंज इन टाइम, इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये प्रोपोर्शनल है इसके। बस अगर आपने ये फॉर्मूला लगा लिया कि अच्छा फॉर्मूला है बच्चों, याद रखना कई किताबों में नहीं होता है ये फॉर्मूला, बहुत बढ़िया फॉर्मूला, खूबसूरत फॉर्मूला। चलिए अब देखिए 10 मिनट में कितना डिग्री गिर गया, 60 से 50, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। कितने 10 मिनट में, मैं रेशियो ले रहा हूं। अगला पे कितना है 10 डिग्री, अगला कितना 42 डिग्री, मतलब 50 से 42 गया होगा, 50 से 42 गया होगा तो 8 डिग्री गिरा। कितने मिनट में, 10 मिनट में। इज इक्वल टू, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया क्योंकि मैं रेशियो ले रहा हूं। ये हो जाएगा यहां से 50 से 60, मतलब एवरेज कितना होगा 50 प्लस 60 बाय 2, राइट, माइनस टेम्परेचर ऑफ दी सराउंडिंग डिवाइडेड बाय, अब यहां से यहां तक कितना गया 50 से लेके 42 तक, तो एवरेज कितना हो जाएगा 46, 50 प्लस 42 बाय 2, क्लियर है ना बच्चों? हाँ, माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 10 डिग्री। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ फ्लास्क is filled with 13 gram of an ideal gas at 27 degrees centigrade and its temperature is raised to 52 degrees centigrade. The mass of the gas that has to be released to maintain the temperature of the gas in the flask at 52 degrees centigrade. The pressure remaining the same. आपको मिलता है बच्चों पूरा 45 सेकेंड का समय,
शुरू हो जाइए तेजी के साथ, फास्ट। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इक्वल्स टू एमआरटी। ये वॉल्यूम बच्चों वॉल्यूम ऑफ द गैस नहीं होता, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द फ्री स्पेस। जनरली ये है होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर फॉर आइडियल गैस। ठीक है, अब फ्लास्क सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। प्रेशर हमने बोला है सेम रखो। ठीक बात, इसका मतलब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख दूं मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू मोल्स एनआरटी। अब देखो उन्होंने क्या चीज सेम कर की, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, आर तो बचपन से ही सेम है, मोलर मास सेम है। इसका मतलब मास ऑफ द गैस इनटू टेम्परेचर क्या कांस्टेंट हो गया? आया आया आया। इसका मतलब क्या मैं लिख दूं m1t1 इक्वल्स टू m2t2। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे ध्यान रखना है, टेम्परेचर यू हैव टू पुट इन केल्विन्स, यू हैव टू पुट द टेम्परेचर इन केल्विन्स। नाउ पुट द टेम्परेचर इन केल्विन्स, तो आपका मास जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 12 ग्राम। इसका मतलब पहले 13 था, कितना रिलीज करना पड़ेगा? आपको रिलीज करना पड़ेगा 13 माइनस 12, द करेक्ट आंसर इज 1 ग्राम। इतना आपको रिलीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर? चलिए, एंड टेम्परेचर ऑल्सो, राइट? चलिए, a Carnot engine works between a source at a temperature of 27 degrees centigrade and sink at minus 123 degrees centigrade. Its efficiency will be, आपको देता हूं मैं 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। आपको बच्चों पता है इफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं ध्यान से, तो ये जाएगा 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर कितना? माइनस 127, माइनस 123 गिवन है, प्लस 273 जो कि केल्विन में कन्वर्ट, डिवाइडेड बाय ये कितना है? ये है 27 प्लस 273। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस 1/50 डिवाइडेड बाय 300, कितना हो गया? 1/2, दैट इज 0.5, 50%। एफिशिएंसी कितनी आ गई बच्चों? 0.5। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अ लॉन्ग हॉलो कॉपर ट्यूब कैरीज अ करंट आई, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। दोस्तों ये है एक कंट्रोवर्शियल सवाल, आपको देता हूं मैं 30 सेकेंड का टाइम, तीतर बना के सॉल्व कर दीजिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है लॉन्ग हॉलो कॉपर ट्यूब। ठीक है, तो मैंने एक कॉपर ट्यूब बना ली। अब एक्चुअली में इसमें दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। दो तरीके से, या तो मैं कंसिडर करूं कि जो करंट है इसको मैं मान लूं कि बहुत छोटी 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 ऐसे डिस्क में ब्रेक कर लो, सॉरी रिंग में ब्रेक कर लो, ऐसे है ना। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हुई है, ऐसे समझ रहे हो आप?
ऐसे अलोंग द सरफेस, तो क्या एक सॉलिनॉइड बन जाएगा। सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है कांस्टेंट और बाहर होती है मैग्नेटिक फील्ड 0, राइट। इस हिसाब से एनटीए वालों ने आंसर दिया है, आंसर इसका दिया है डी ऑप्शन, राइट। और अगर मैं इसको करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में मानूं, ध्यान से देखना बच्चों, करंट को मैंने ऐसी डायरेक्शन में मान लिया आई, तब इस केस में अगर मैं एम्पीरियल लूप बनाऊंगा, बीच में कहीं पे भी एक एम्पीरियल लूप बनाऊं, इसमें तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, नेट करंट 0, तो अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड 0 और बाहर होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्या बाहर ये वायर ट्रीट करो उसको, तो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय आर। और इसका ग्राफ भी आपको बच्चों पता ही है, यहां से यहां तक आर रेडियस तक 0, उसके बाद 1 बाय आर, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनता है। तो यहां पर वो मान के चले हैं कि करंट ऐसी फ्लो हुई है, तभी उन्होंने डी ऑप्शन दिया है, हालांकि क्वेश्चन में उनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r current I is flowing and another coil B of radius 2r a current 2I is flowing, then the ratio of magnetic field produced by them will be। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2 आई बाय आर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक बात है। अब ध्यान से देखो, मतलब मैं रेशियो लूंगा b1 बाय b2 का, तो हो जाएगा i1 बाय r1 डिवाइडेड बाय i2 बाय r2। अब उन्होंने क्या किया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, करंट भी डबल और रेडियस भी डबल, तो फिर नेट इफेक्ट कितना हो गया, ये हो गया i बाय r डिवाइडेड बाय 2i बाय 2r। खेल खत्म, मेरा आंसर आ गया 1:1। द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, a stone is thrown vertically upwards when a particle is at height half of its maximum height, its speed is 10, then the maximum height attained by the particle will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है कि अगर किसी पार्टिकल को मैं u स्पीड से फेंकता हूं, तो वो पार्टिकल h हाइट रीच करता है, यहां पे मान लीजिए कैपिटल H रीच कर रहा है, राइट। सो वेलोसिटी जो होगी वो होती है √2gh, करेक्ट। अच्छा, उन्होंने बोला जब पार्टिकल कितनी हाइट रीच कर गया h/2, तब उसकी स्पीड कितनी है 10। मैं यूज कर रहा हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू h। a कितना है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है h/2, राइट।
v की जगह मैं पुट कर रहा हूं 10, तो ये जाएगा 100 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2g कैंसिल हो जाएगा माइनस gh, यू स्क्वायर माइनस gh। क्लियर? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइट। यू स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूं? 2gh, ये हो जाएगा 2gh माइनस gh, क्या इतना आ गया gh इक्वल्स टू 100, एक 0 से 1 0 कैंसिल, मेरा आ गया 10 मीटर, द हाइट कम्स टू बी 10 मीटर। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। A particle moves in a straight line with constant acceleration. It changes its velocity from 10 to 20 while passing a distance of 135 in t seconds. The value of t will be. दोस्तों आसान क्वेश्चन, 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। हमें पता है जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वी कैन यूज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आई एम यूजिंग थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमें v पता है, u पता है, 2 तो बचपन से ही पता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो पता नहीं, डिस्प्लेसमेंट पता है 135 आई गेस, यस 135 सब कुछ पता है। तो यहां से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2s विल गिव यू एक्सेलरेशन, राइट? अब वो पूछ रहे टाइम की वैल्यू, तो फिर से इक्वेशन लगानी पड़ेगी, v इक्वल्स टू u प्लस at। इसका मतलब हो जाएगा v माइनस u इक्वल्स टू a की जगह रख दो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s इंटू t। ध्यान से देखना, ये है v माइनस u, ये है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको लिख दो a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय v प्लस u इंटू t। बोलो 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 बोलो, आसान हो गया। अब देखो ये हो जाएगा 2s, मतलब 2s इंटू 135 इंटू 2 कितना? 270 डिवाइडेड बाय v प्लस u 30। मेरा आंसर आ गया 9 सेकेंड्स। क्लियर है बच्चों? तो कई बार आप क्वेश्चन को इजी कर सकते हो, कैलकुलेशन ही तो करना है, बस इजी कर दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज एक्सेलरेटेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, travels a distance of 5 meter in first 3 seconds and a distance of 2 meter in the third second. The force acting on the body will be. दोस्तों आपको देता हूं मैं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन है फोर्स कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर फर्स्ट सेकंड में वो पार्टिकल कितना चल रहा है 5 मीटर, और थर्ड सेकंड में वो चल रहा है 2 मीटर। इसका मतलब फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, रिटार्डिंग फोर्स। ये चीज समझ में आ रही? अच्छा ओके। अब ध्यान से देखो, जब तक इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो, यू मान के चलना। मैं मान रहा हूं यू इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है।
अब डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड का फॉर्मूला बताओगा SNth, ये भी तो हम इक्वेशन का क्वेश्चन से डिराइव करते हैं, u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस वन इंटू 2n माइनस वन। अब देखो फर्स्ट सेकंड में मतलब जब n इक्वल टू 1 है तो कितना चला पार्टिकल 5, और जब थर्ड सेकंड है तो कितना चला पार्टिकल 2, 2 इंटू 2 दैट इज थर्ड सेकंड, राइट, थर्ड सेकंड तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 थर्ड सेकंड माइनस 5। अब u हटा दो, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 माइनस 2 कितना होगा 3, u माइनस u 0, a बाई 2 कॉमन, a बाई 2 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। अब ध्यान से देखो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू a इक्वल टू 6। मुझे पता है मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, मास कितना है 4 kg, 4 इंटू a विल गिव यू 6, माय आंसर 6, खत्म, डायरेक्ट। लास्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, सभी को सही करना कंपलसरी है, इजी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 23, टू masses m1 and m2 tied to string and hanging over a light frictionless pulley, what is the acceleration of the masses when they are free to move? दोस्तों आसान सवाल, तीतर सवाल, डायरेक्ट लगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 23 आपको लगाना है आंसर 45 सेकंड्स के आंसर फास्ट। चलो अब करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद ही होगा इसका, तो अगर ये m1 है ये m2 है और ये फिक्स्ड जो पुली है तो द एक्सेलरेशन होता है वो भारी मास माइनस हल्का मास इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो बेसिकली आप देखोगे तो ये कह रहा 5 प्लस 4.8 सॉरी 5 माइनस 4.8 इंटू g डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4.8, क्या ये 9.8 हो गया? क्या 9.8 तो g होता है? खपाच मेरा हो गया 5 माइनस 4.8 इट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। आई होप दोस्तों आपको सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा, अप्रोच पता पड़ी होगी कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, क्या लगाते हैं, फॉर्मूले रिवाइज करने को बोले होंगे। दोस्तों डेली हम इसी टाइम पे मिलेंगे और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम क्लासेस के नंबर फ्रीक्वेंसीज बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। फिजिक्स के फंडे, फिजिक्स के फंडे।